बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड है, आज भरपूर तरीके से वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जो हम आपके साथ हर रोज़ शेयर करते हैं। कोविड इज़ वेरी मच देयर और अब केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें, एहतियात ज़रूर करें। एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है जी। बार बार आपको एक चीज़ जो है वो हर रोज़ की बुनियाद पर इसीलिए मेंशन की जा रही है। आज के शो में हम खबरें भी शामिल करेंगे, अपने सेगमेंट भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं अच्छी बात से। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है। हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है। इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक तरीक़ा बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब नेकी करके तुझे खुशी होने लगे और गुनाह करके तुझे गम होने लगे, फ़अन्त मुमिनुन, तू समझ ली कि तू पक्का मोमिन है। इज़ा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फ़अन्त मुमिनुन। जब नेकी करके खुशी हो, गुनाह करके गमी हो, समझ लेना कि हम पक्के मोमिन हैं। अल्लाह ये कैफियत हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, तो ये थी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है। अब बढ़ते हैं जी आज के मौसम की तरफ, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। कोमल की तरफ चलें तो कोमल बताइएगा मौसम आज कैसा है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 204 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बढ़ती फ़िज़ाई आलूगी पूरी तरह से शहर लाहौर के मौसम को भी मुतासिर करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो एम्प्रेस रोड का है, जो कि 408 है। उसके बाद जो है कोट लखपत का है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 403 है। उसके बाद मॉडल टाउन है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 है। और फिर एचिसन कॉलेज यानी कि माल रोड है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 309 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह शहर के बाकी मुख्तलिफ मकामात जिसमें है DHA फेज़ 8 है, US कॉन्सुलेट है, लाहौर अमेरिकन कॉलेज है और FC कॉलेज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ भी कोई काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए शहरियों को हिदायत की जाती है कि बिला फजूल घरों से ना निकलें। अगर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम अभी भी अच्छा खासा सर्द है, सर्दी की शिद्दत बरकरार है और यखबस्ता हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी देखने में आ रहा है। बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 18 जनवरी से जो है पंजाब समेत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का सिलसिला जो है वो दाखिल होने वाला है, जिसके बाइस शहर लाहौर में सर्दी मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद शिद्दत आएगी और शहरी जो है अपना ख़ुद को महफूज रखें और गर्म मलबूसात का ख़ास तौर पर जो है वह इस्तेमाल करें ताकि सर्दी की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रख सकें। ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया मौसम की सूरत हाल आपने बताई। अब बढ़ते हैं जी शहर की सूरत हाल की तरफ और पहली खबर जो है मुझे खुशी हो रही है वो डिस्कस करते हुए, आई होप कि इस पर अमल भी हो जाए। दिलकश लाहौर मनसूबा है, कमिश्नर साहब ने ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के लिए कमर कस ली है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल लटक गया, नया सिस्टम वजीर आला की मंजूरी का मुंतज़र। सुई नौदन की जाली टीमें सरगर्म, गैस सप्लाई मुअत्तल करने की शिकायत।
और पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पहली खबर की तरफ चलते हैं। दिलकश लाहौर मंसूबे की बात की जा रही है, कमिश्नर साहब इसके लिए मुतहरिक है और लाहौरिये तो हमेशा ही चाहते हैं कि जी उनका शहर खूबसूरत नज़र आए, सरसब्ज नज़र आए। कुछ थोड़ी सी इसमें खुद भी ताउन ज़रूर कीजिए। शहर को साफ़ रखने के लिए मेरे ख्याल से हम शहरियों का भी बहुत सारा रोल होता है। अपने एक्सपीरियंस हम जब देखते हैं तो वो कुछ अच्छे नहीं होते हैं। क्यों बट साहब, आपने लोगों को देखा है ना शहर में जगह जगह गंदगी फैलाते हुए। एग्जैक्टली ऐसी मैं तो वो हर दफ़ा बात भी करता हूँ कि अगर LWMC ने कूड़ा डंप करने के लिए अगर वो बड़ा कंटेनर भी रखा होगा ना, तो हम जो कूड़ा अपने घर का होगा हम वो लेके जाएंगे। हम इतनी जहमत नहीं करेंगे कि उस कंटेनर के अंदर रख दें, हम बिल्कुल बाहर फेंक, बिल्कुल गली के नुक्कर में। और ये आम तासुर लोगों का बन गया हुआ है। लोग पता नहीं क्यों हम लोग इस चीज को अच्छा, घर के आगे छोटी सी स्पेस को साफ कर देंगे। छोटी सी स्पेस को साफ करने के बाद कूड़ा जिनसे उठा के ना थोड़ा सा आगे करके रख देंगे। मकसद ये है कि भाई अगर आपने अपनी घर की दहलीज साफ की है तो वो जो बाकी जो एरिया है वो किसका है? वो आप ही का है ना, शहरियों का ही है ना। अगर आप उसको साफ रखेंगे तो ना तो डेंगू फैलेगा, ना कोई और बीमारी फैलेगी, ना मच्छर आएंगे। तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है। मैंने इसलिए आगाज अपने आप से किया ना कि हम शहरी मिलकर क्या कर रहे हैं। यानी कि जब तक ताली के ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं एक हाथ से बजाने की कोशिश करूंगा, बज तो जाएगी ये ऐसे, लेकिन इसकी आवाज नहीं आएगी, कोई इसे एंजॉय नहीं करेगा। तो सर सफाई ये जितने भी मामलात हैं ये दोनों तरफ से होते हैं। अगर हुकूमत आपको अकोमोडेट कर रही है तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इस शहर को, अपनी गली को, जिस तरह घर को साफ़ करते हैं तो बाकी जो शहर के हिस्से हैं वो भी हमारे अपने हैं। हमें इनको भी साफ़ सुथरा रखना है। साफ़ सुथरा रखेंगे तो खूबसूरती पैदा होगी। अब आप आएंगी इस स्टोरी की तरफ, शहर को खूबसूरत रखने वाली की तरफ, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं। मैं यही कह रही हूँ, ये तो हम शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी सुनते थे, ब्यूटिफिकेशन की बात की जाती थी और कितना ब्यूटीफुल हुआ तब से अब तक। खैर वैसे अगर कंपैरिजन बट साहब तब किया जाए तब अच्छा खासा शहर खूबसूरत भी हमें नजर आ रहा था। देखो वो सही कहते हैं शहरी ना, समटाइम मुझे लगता है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो कहते हैं कि इस शहर को जो है वो मुस्लिम लीग नून का शहर होने की अब सज़ा दी जा रही है कि यहाँ पे सफाई सुथराई उस तरीके से शायद नज़र नहीं आए, उस तरीके से खूबसूरती नज़र नहीं आए। दूसरा पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जो इकदाम उठाया गया, आप ये देख लें, मुझे हमेशा इस बात का गिला रहा और मैं हमेशा इसी पॉइंट को जब तक हूँ ये उठाता रहूँ। ये सारी जो ब्यूटिफिकेशन है, क्या ये माल रोड, जेल रोड, इन्हीं एरियाज के अंदर ही घूमनी है? मॉडल शाहराइन जिनको डिक्लेयर किया गया, उसके अलावा हमने किसी दौर में भी नहीं देखा कि ब्यूटिफिकेशन के तहत आप काम कर रहे हैं। यानी कि आप सिर्फ इन 3-4 एरियाज को फोकस कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी इसी को खूबसूरत बनाना। ये ऐसे ही है कि जख्म हो गया है, अब जख्म को अंदर से हमने दुरुस्त नहीं करना। लेकिन बट साहब मेरा सवाल यह है कि चलें जिनको आपने मॉडल शाहराइन डिक्लेयर किया है, जो आपके लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रायोरिटी रखती, उधर ही फिर कुछ अच्छा कर लें। उधर भी नहीं सही होता, उधर भी तजावुजात आपको झूम की, उधर भी ट्रैफिक के मसाइल, उधर भी सड़कों पर घड़े वैसे के वैसे नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एक वक्ती तौर पर वो एक जज्बाती चलाई जाती है, जज्बाती तौर पे बड़े जोर का आता है कि यार खूबसूरत करना है, मीटिंग्स हो गई, अब अच्छा जी अब इसके ऊपर प्लान तैयार करके दें। लिबर्टी को आपने देखा कलरफुल रोड कर दिया था, साइडों पे कलर कर दिए थे, वो भी ब्यूटिफिकेशन के तहत हो रहा था। नहीं तो उसको किसी ने आके बाद में जो है वो दीवारों के ऊपर भी ब्यूटिफिकेशन की गई, उसको किसी ने आके साफ किया। बल्कि वहाँ पर तो वो डंपिंग स्टेशन बना दिए गए, वहाँ पे वो कूड़े के कंटेनर रख दिए गए, अच्छे आगे कूड़ा सूटो जी है। तो आप मुझे बताएं, ये कागज़ों की हद तक है। उस्मान साहब अच्छे अफसर हैं, बड़े मेहनती अफसर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये अल्लाह करे हो जाए, चले इन्हीं जगहों पे हो जाए, ना जाएं आप अंदरून शहर की तरफ, ना जाएं आप बाकी जगहों की तरफ, मुगलपुरा की तरफ ना जाएं, आप धर्मपुरे की तरफ ना जाएं, शालामार की तरफ भी ना जाएं, ग्वाल मंडी भी ना जाएं, भाटी चौक भी ना जाएं, मीनार पाकिस्तान भी ना जाएं, और कहें तो और भी गिनवा देता हूँ, ना जाएं। चले माल रोड को खूबसूरत करते रहे, वहाँ से कोई गुजरा होगा, कोई अफसर गुजरा होगा। अमूमन ना उस रोड से जब कोई अफसर गुजरता है ना, तो वो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड या कोई इस तरह की चीज़ें देखता है ना, फिर वो जाके फ़ोन की टल्ली घुमाता है
ये भाई ऑर्डर किया था, ये अभी तक सही क्यों नहीं हुआ। उसके बाद फिर मीटिंग होती है। अच्छा चले, अच्छी बात है, एक साइज के आप बोर्ड लगा दें, बहुत अच्छी बात है, आप लगाएं। हम देखते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन कब तक होती है। अच्छा, इस ब्यूटिफिकेशन के अंदर क्या सिर्फ बोर्ड लगाना ही है, आपने फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं इस वक्त, आपको नज़र आती है? ग्रीन बेल्ट्स तो सारी तबाह होकर रह गई है, यकीन माने। फिर बार बार कहेंगे कि कंपैरिजन वैसे ये लोग ही करते थे, तो मुझे याद है कि ये जो ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स हैं बट सब इतने खूबसूरत नज़र आते थे, मेट्रो के सॉरी पिलर्स जितने हैं सारे उस पर पौधे लगे थे, खूबसूरत सा मंजर नज़र आता था। आपकी ग्रीन बेल्ट से इतनी खूबसूरत नज़र आती थी, अब तो कहीं पर आपको ग्रीन बेल्ट से उल्टा कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आता है। हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है कि वो बिलियन ट्रीज वाला एग्जैक्टली। आपको कहाँ पे बिलियन ट्रीज नज़र आ रहे हैं? किसी जगह पे, शहर पे, जगह पे नज़र आ रहे हैं कि आपको कोई ट्री दरख्त कहीं सब्जा सुब्जा कोई हमारे सेट पे वैसे हमने पौधे लगाए हैं बट साहब। सर वो तो आपने लगाए हैं ना, मैं भी लगा रहा हूँ आजकल, मेरी बेगम भी आजकल, उसकी भी ख्वाहिश है कि घर के बाहर एक बड़ा सा दरख्त ले। मैं कहूँ उस समय खिड़कियाँ टूटन गई हैं। मकसद ये है कि देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी संजीदगी शहर के अंदर दिखाई गई है। किसी जगह पे आपको कोई हरा भरा, कोई हरी बड़ी सड़क आपको नजर नहीं आएगी। मैं तो कह रही हूँ जहाँ थी भी सब्ज हरियाली वो भी खत्म करके आप एक कंक्रीट का शहर बनाते चले जा रहे हैं। आप जिस चीज को तनकीद करते थे, ऊंची बिल्डिंगें, सड़कें, सब कुछ वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, जो कुछ आपने कहा वही आप ऐसे ही। जिस शहर की सड़कें ट्रैफिक का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल ना रही, टीपा ने नया सर्वे जो है वो इस पर करना है। टीपा नया सर्वे करेगा, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद और कार स्पीड के सर्वे के बाद रोड मैनेजमेंट पर वर्किंग का आगाज किया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने टीपा को मरासला लिख दिया है। अच्छा जी, अभी कल परसों जो नया सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जी हमारे से बोझ क्योंकि ट्रैफिक का संभाले नहीं संभला, 4 बजे के बाद से सिग्नल आपने फ्री कर दिए, मैनुअल ऑपरेट कर रहे हैं हर जगह पर। एक नई स्टडी हर रोज की जा रही है, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रही। किसी को ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही कि आया रीजन क्या है शहर में ट्रैफिक अज़दहाम के? देखिए, रीज़न इनको समझ आएगी भी नहीं आना, बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वो इसलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि ये समझना नहीं चाहते। दूसरा, ट्रैफिक वालों से हमेशा माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, मैं रोड्स पर घूमता हूं, हाँ, यानी कि हम रिपोर्टर सारे रोड्स पर घूमते हैं। यकीन करें, मैं यानी कि अब तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स चलान के लिए हैं, कसम खुदा की। बट सब शहरी जो है ना, वो भी आप यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। आप रोड यूजर एक दूसरे को अगर तंग कर रहे हैं, एक दूसरे को कट करके, अब वहाँ एक ट्रैफिक वार्डन बेचारा खड़ा क्या कर लेगा? सर 4 वार्डन खड़े हैं क्या? 4 वार्डन जो उनसे सिर्फ चलान काटने के लिए हैं। ट्रैफिक को मैनेज भी तो करना है ना। आप 2 वार्डन्स चलान काटने के लिए खड़े कर, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करते हैं जो वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन सर आपने ट्रैफिक को भी तो निकलवाना है ना। मैं हर दफ़ा कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी दिन CTO साहब या कोई और मेरे साथ चले, मैं इनको दिखाऊंगा कि ट्रैफिक फंसी होगी, वार्डन्स वहाँ पे मौजूद होंगे, वो ट्रैफिक को नहीं निकलवाएंगे, वो सिर्फ चलान काटेंगे खड़े होके। सर चलान ज़रूर काटे। अच्छा भट्ट साहब, अब हमने ट्रैफिक कंट्रोल का हल देखना है कि क्या निकल रहा है। अब यहाँ पर सड़कें जो हैं वो हम देख रहे हैं कुशादा कर रहे हैं, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, बावजूद इसके शहर की ट्रैफिक कंट्रोल होने में नहीं आ रही है। अब हमारे यहाँ क्या होता है जी, इदारे एक दूसरे पर, सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, वो कह रही है कि जी हमारा ये कसूर नहीं है, टीपा ने रोड इंजीनियरिंग गलत की। फिर आ जाए जी तजावुजात का मसला शहर में जूं का तू है। फिर आ जाए जी शहर में आप रॉन्ग पार्किंग के मसाइल देख रहे हैं, जो ये सब वजूहात मिलके ट्रैफिक दबाव को कम नहीं कर रही। सेकेंडली, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग इस्तेमाल करना ही नहीं चाह रहे। जब तक कि तमाम मसले नहीं हल हो जाते, कैसे हमें रोड्स पे ट्रैफिक का इज़्दिहाम नजर नहीं आएगा? देखें, ट्रैफिक का इज़्दिहाम जो है वो आपने कंट्रोल करना है। टीपा जो कह रहा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त कह रहा है। सिटी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते सब मिलकर बैठ के? आप देखें, एक सड़क चले, वो जैसी भी बनाई है, वो पैचेस लगा के उसके ऊपर बजट उसके नाम पे ले लिया, पैचेस लगा के टिप्पा शीपा निकल गया, जो कुछ भी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या कचहरी के बाहर जो एक इलीगल पार्किंग इतनी बड़ी है, वहां पे आपके पर क्यों जलते हैं? वो आज से है, मुझे सिर्फ बता दें। कई अरसे से है ना। कितने अफसरान तब्दील हो गए जी, किसने करनी है आप मुझे बताइए? किसने हटा रहा? इंतजामिया उस पर कुछ कर पाएगी क्या? पास DC ऑफिस नहीं है? एग्जैक्टली, कमिश्नर का ऑफिस नहीं है पास,
कमिश्नर का ऑफिस है, क्या कहते हैं, दैट इज माय पॉइंट ना, हर कोई तो बेबस है, फिर वजीर कानून का ऑफिस है सर, फिर जान छुड़ा के माफिया कह देते हैं। तमाम मिनिस्टर्स के वहां पे ऑफिस, क्या ये इनको नजर नहीं आता? अच्छा, कोऑर्डिनेशन की बात की आप, अब देखें आपने रोड एक बना दी, जैसी तैसी भी बना दी, अगले दिन आके पता लगेगा जी इसके नीचे तो मेन होल का ढक्कन आ गया, आके उसको वहां से उखाड़ दिया, बिल्कुल, ठीक है। अब किसने कोऑर्डिनेशन करनी है? मैंने तो नहीं करनी, ये तो उन मुतल्लिका इदारों ने करनी है ना। वहां पे आपने लगा दी, उसके बाद ट्रैफिक स्टक, और उसके बाद जी क्या होता है कि हादसात होते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देता, जिसने सड़क उखाड़ी उससे कोई पूछता भी नहीं है। हमने दूसरी खबर की तरफ आने, फिलहाल हम ब्रेक लेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल जो है वो लटक गया, क्यों, वजूहात इसकी क्या है, इससे शहरियों की परेशानी बढ़ रही है। एक तरफ हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की बात कर रहे हैं और उस पर सबसे मेन जो चीज़ इस पर फोकस होना चाहिए वो मामलात ही नहीं हल हो पा रहे। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक के बाद। खबर यह है जी, नया सिस्टम वज़ीर आला की मंजूरी का मुंतज़िर है, वज़ीर आला का इंतजार करे ये सिस्टम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अमल लटक गया है। नया सिस्टम क्या है, सीएम साहब की नजर करम का मुंतज़िर है, क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए, मैंने जो स्टोरी इरफान की देखी है उसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि ड्राइविंग लाइसेंस की जो टिकट है उसकी फीस आप बैंक में जमा करवाएं। पहले तो आप जाते हैं तो वहीं पर जमा होती है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर खासी बेज़ाब्तियाँ जो हैं वो सामने आई हैं, जाली लाइसेंस भी इस सिलसिले में कोई बने बुने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इकदाम है और मेरा ख्याल है कि इसको फौरी तौर पर जो है वो कर देना चाहिए, बजाय इसके। अच्छा, एक चीज़ समझने, हर चीज़ वज़ीर आला की मंजूरी, देखें हम सिस्टम नहीं को बना रहे कि यार हर चीज़ की क्या ज़रूरी है कि वज़ीर आला पंजाब से ही मंजूरी ली जाए। जो बाकी एक प्रोसीजर है, जो एक इनका होता है, उसके मुताबिक ये क्यों नहीं करते हैं? हर चीज़ वज़ीर आला की टेबल पर जाए। भाई वज़ीर आला है ना, वेला बैठा है कि वो हर चीज़ को देखेगा, उसके बाद फिर उसकी मंजूरी देगा। इसमें तो हर चीज़ लटकती जाती है। आप ये देखें, कई ऐसी स्टोरीज आएंगी, वज़ीर आला मंजूरी देंगे, वज़ीर आला को फाइल भिजवा दी। भाई वज़ीर आला बैठेगा, देखेगा तो फिर ही मंजूरी होगी ना, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बड़ी अच्छी लगी जो मैंने पता की इनकी, कि अब ड्राइविंग लाइसेंस उस तरीके से नहीं बन सकता कि आप बाकायदा आपको टेस्ट देने जाना पड़ता है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। मैंने कोशिश की कि यार एक ड्राइविंग लाइसेंस किसी का बन जाए घर में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपको आके ये सारा, ये बहुत अच्छा है अगर आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहें, दरमियान में कोई डंडी शंडी ना मारे, क्योंकि हमारे तो जुगाड़े लग जाती है ना, ये जुगाड़ ना लगे तो ये बहुत और अच्छा इससे आपके ट्रैफिक मसाइल बहुत हद तक हल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हल हो कम उम्र ड्राइवर्स हमेशा से मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला रोड पे क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं ना। आप ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद सड़कों के ऊपर जिस तरीके से ड्राइविंग होती है ना, आप ये रायविंड रोड पे जो शौकत खानम वाली रोड है, रायविंड रोड की तरफ जाएं, मैं आपको बताऊं रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। और एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बड़ी गाड़ियों वाले इस तरीके से ट्रैफिक के अंदर रेस लगा रहे होते हैं, आप यकीन करें कि बस ना अस्तगफार तौबा तौबा करते हुए ड्राइविंग वहाँ पे की जा रही होती है। तो इसके ऊपर भी इनको चाहिए। और एक खबर भी देना चाहूँगा जी जरूर, वज़ीर आला पंजाब जो है वो ज़रा थोड़े से, वैसे तो उनके खिलाफ पहले से ही बड़े तुनके शुनके उनको लगाए जाते रहे, लेकिन अब वो ज़रा थोड़े तगड़े हो जाएं। पार्टी के अंदर ही जिनसे है ना उनको तुनके लगाने का सिलसिला जो है ना वो एक शुरू होगा और एक बाकायदा टीम बनाई जा रही है कि जो इस चीज़ को सीएम साहब के ऊपर फोकस करने लगी, यानी कश्ती अब हिचकोले खाने वाली है। वैसे ही अब तो इलेक्शन ईयर का साल है, तो आपको पता मरे को और मारो, हमारे यानी अपने फौजी गिराने का काम शुरू होने लगा, अपने फौजी गिराने का काम शुरू होने लगा है और बाकायदा टीम हायर की जा रही है इसके लिए, अंदर से ही हायर की जा रही है जो इनको थोड़े से करेगी। इसलिए थोड़े सीएम साहब, यानी अब ये होने वाला है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अब सबको महफूज रहना है एक दूसरे के शर से, अपने इर्द गिर्द वालों के शर से। खैर ये तो हर जगह ही होता है, होता आया है और आगे भी यही होगा। ये कुर्सी वाला जो सिस्टम है ये इसी तरह से गिरता है, इसी तरह से चढ़ता है। ब्रेक के बाद आते हैं, ये भट्ट साहब के इंकशाफ पे गौर जरूर कीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद आपको कहेंगे। और गैस ना होने की शिकायत मुख्तलिफ इलाकों से तो आ रही हैं, लेकिन गैस सप्लाई मुअत्तल करने की शिकायत भी हैं। सो नॉर्दर्न की जाली टीमें सरगर्म हो गई हैं।
मतलब जहां कहीं पे लोग पहले ही परेशान हैं, उनकी परेशानी में मजीद इजाफा ये टीमें कर रही हैं, जाली टीमें। कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है भट्ट साहब। देखिए बात यह है कि ये काम जो है वो अंदर के आदमी के बगैर हो नहीं सकता, यानी कि इस तरह का इकदाम कि जिसको टेक्निकली तौर पर भी जो है वो चीज़ों का पता हो कि आप वहाँ पर जाएं, फिर आप जाके उसको काट भी दें, डिस्कनेक्ट भी कर दें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये कोई अंदर का आदमी ना मिला हो, घर का भेदी ना हो, कोई कहता है ना घर का भेदी लंका डाए, तो ये उसी के ऊपर हो रहा है। अब मसला ये है कि इसके ऊपर शहरियों को भी थोड़ा सा जो है वो होशियार होने की ज़रूरत है, या स्वी गैस वालों को भी चाहिए, इनको चाहिए कि कोई ऐसा टोल फ्री नंबर दें कि अगर कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई टीम उनकी तरफ आए, तो वो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो यकीनी बनाई जाए कि यार वाकई जो टीम उनके घर आई है या किसी फैक्ट्री पर, दुकान पर छापा मारा है, तो ये ओरिजिनल टीम है। कोई इस तरह का इकदाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये तो देखे ना, दिहाड़ी है, दिहाड़ी कहीं पे भी लगा लें, किधर भी खड़े होकर लगा लें, लोगों ने देनी है। अच्छा, ज़्यादा डर उन लोगों को होना, उन लोगों को है कि जिन लोगों ने इलीगल कनेक्शन लगवाए होंगे या इलीगल तरीके से ले रहे होंगे। और इस इलीगल कनेक्शन की डिटेल कौन दे रहा होगा आपके ख्याल में? भाई मैंने तो नहीं दी, महकमे के अंदर से महकमे के अंदर के लोग। और ये भी बट साहब पैसे बनाने का तरीका ही होता है। आपने पैसे बनाने, आप किसी भी तरह से या तो आप उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि इस तरह चोरी की वारदातों में मुलविस होते हैं, या तो फिर आप उनकी शिकायत करके पैसे बना लेते हैं। इवन ब्लैकमेलिंग भी बहुत सारे हम केसेस में देखते हैं। सर ये रिवाज तो जो है वो तब्दीली सरकार ने दिया ना। जब आप महंगाई करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। देखे ना, हर बंदे ने अपना किचन चलाना है, तो किचन चलाने के लिए कुछ भी करेंगे, किया जाएगा। वारदातें भी होंगी, छीने भी जाएंगे, जाली टीमें भी बाहर निकलेंगी। चलिए भट्ट साहब, ये तो काम बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो साबिक सीएम है और हालिया सीएम साहब है, इनके तनकीदी नश्तर कुछ है। दोनों की स्टेटमेंट मैं साथ आपके शेयर कर देती हूँ। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां, अवाम पीटीआई को मुआफ नहीं करेंगे। उसके बाद जी वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं नाकाम तरीन अपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये दोनों तरफ से तनकीदी नश्तर बरसाए जा रहे हैं। जिसका काम है वो कर रहा है, नहीं कर रहा, लोगों को सब नजर भी आ रहा है। अवाम का दोनों का सोचना मकसद नहीं है, दोनों के अपने अपने जाती मुफादात हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो तस्दीक कर दीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। लेकिन मैंने तो पिछले शो में भी कहा था कि फुटबॉल के मैचेस देखा कि नहीं। फुटबॉल, वो जो बेचारा अंदर एक गरीब सा फुटबॉल है ना, जिसको इधर से किक मारी वो उधर गया, उधरों किक मारी तो उधर गया, ये अवाम वो फुटबॉल है। पेट्रोल महंगा होने से शहबाज शरीफ साहब को कोई फर्क पड़ता है? उनको क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताइए। देखे ना, आप रोजाना खड़े होके, मैं पहले अपोजिशन की थोड़ी जरूर टाइट कर लूं टिमरीन की। आप ये देखें, आप रोजाना खड़े होके जो है वो कहते हैं हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो भाईजान कदों कर रहे हो लॉन्ग मार्च, कदों निकलना है? क्योंकि देखिए ये तो साल वैसे ही इलेक्शन का है, 5 साल से आप एक ही राग अलाप रहे हैं। हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत नाकाम हो तो भाईन फिर हुकूमत कामयाब कर लो ना, कटो ना, आके कट दे भी नहीं पे हो तुसी। ऑपोजिशन कौन सी कामयाब हुई? ऑपोजिशन ने जो पॉलिसियां बना रखी थी, जिस तरह ऑपोजिशन ने प्लान किया था, अपने ही इनके जो मामलात हैं वो बिगड़ते चले गए और एक एक करके तमाम शहराजा बिखरता गया, क्योंकि सबके अपने अपने मुफादात थे। आपने पीडीएम के नाम पर जो लोग इकट्ठे किए, हर किसी का अपना मुफाद था। जिसको अपना मुफाद पूरा होता नजर नहीं आया, वो साइड पे होता गया। देखिए ना, मफादात की तो जंग है, अवाम की जंग कौन लड़ रहा है? आप मुझे बताएं, कौन लड़ रहा है अवाम की जंग? आपने बिजली बढ़ा दी, मैंने कहा बिजली बढ़ेगी 4 रुपए, बढ़ गई ना सर। पेट्रोल, मैंने कहा पेट्रोल भी बढ़ने वाला है, पेट्रोल बढ़ने वाला, आज या कल दोबारा बढ़ जाएगा। आपको क्या फर्क पड़ता है सर? आपके तो बैंक बैलेंस पूरे हैं, सारा कुछ पूरे हैं। हुकूमत को इसलिए फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर देखे ना, बड़े आराम से कह रहे हैं, मैं IMF को रोज कहता हूं टैक्स कम करें, IMF को रोज कहता हूं टैक्स कम करें। और यार आपने रिटर्न मुआहदा किया, कैसे टैक्स कम करें? कैसे कम करेगी टैक्स? आप किससे टैक्स ले रहे हैं? आप खुद कह रहे हैं कि मेरा कारोबार यहाँ पे नहीं है, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो भाई इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा। परवेज खटक साहब को भी फर्क कोई नहीं पड़ा, असद उमर साहब को भी फर्क कोई नहीं पड़ा, फवाद साहब को भी नहीं कोई फर्क पड़ा, उस्मान बुज़दार साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माजरत के साथ फर्क पड़ रहा है अवाम को। अवाम जो उनसी है वो उस फुटबॉल बनी हुई है, जिसको इधर से किक मारो उधर चला जाएगा, उधर से किक मारो इधर आ जाएगा।
होना हुआ कुछ नहीं है, ना इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। बेचारी उस मासूम आवाम की, उस मासूम शख्स की बातों पर रश्क आता है जिसको पता चलता है कि कल पेट्रोल महंगा हो जाना, वो कहता है आज मैं टैंकी फुल करा लो। अरे भाई बाकी सारा महीना क्या करोगे, तब भी तो महंगा पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। एक दफा पैसे बचा के, यहाँ तक आवाम प्लानिंग कर लेती है बट साहब के एक दफा पैसे बच जाए। ये हालात है। मैं कल किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन रहा था, मुझे नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि वो कह रहे थे कि जी पेट्रोल की प्राइस नीचे आएगी तो बाकी चीज़ों की भी प्राइस हम इंशाल्लाह ज़रूर नीचे करेंगे। यार 5 सालों में तो इतनी दफ़ा आपने ऊपर नीचे चलेगी, पेट्रोल की प्राइस नीचे नहीं आई बट साहब ऊपर गई है तो ऊपर बाकी ही जा रही है, ऊपर ही होंगी, ऊपर ही जाएंगी। सर किस तरीके से आएंगी? इसलिए अपोजिशन, वो अपोजिशन और यहाँ हुकूमत की मुतमईन बैठे हैं सब। शहबाज शरीफ साहब भी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब भी, सब लोग मुतमईन है सर। बेचैनी है, परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, बदमनी है तो लोगों के घरों सर इन्हां दे घर दे विच दाने जड़े ने इन्हां दे पूरे ने, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके कमले भी इसीलिए सियाने हैं क्योंकि इनके पास दाने हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे ब्रेक के बाद आपको, और अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। अगली खबर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जी, आपको बताएंगे मुनाफाखोरी पर 1 साल कैद। अच्छा जी, इस पे हमने बाद में डिस्कशन करनी है। कोविड की मौजूदा सूरत हाल हम पढ़ लेते हैं। क्या है जी, पॉइंट शरह जो है वो अब मजीद बढ़ती चली जा रही है। कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच चुकी है? अभी जो है शहर में 24 घंटों के दौरान कोविड की मौजूदा सूरत हाल, 1 मौत रिपोर्ट हुई है और 524 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेशो जो है 8.5% रिकॉर्ड की गई है। तो ये केसेस मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। बट साहब हॉस्पिटल्स में हमें उस तरह से कोई डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी के इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इवन आम लोग नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी अब बहुत केयरफ्री हो गए हैं कि ये कुछ नहीं है। अच्छा, हमने ना इस वायरस को जो है ना वो अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा समझ के ना कबूल कर लिया। आप ये देखिए, और शुक्र ये है, मैं शुक्र इस हवाले से कह रहा हूँ कि जो अब वायरेंट आया वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर ये खुदा ना खास्ता वैसा होता तो अब तक हम सारे लेट चुके होते। जो हमारी सूरत हाल है ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है, लेकिन एहतियात जो हमें करनी चाहिए हम नहीं कर रहे। वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ना डॉक्टर्स इसकी परवाह कर रहे हैं, ना शहरी तो वैसे ही नहीं करते ना, वो करने पर ठीक है आ गया कोई गल नहीं, गला खांसी ख़राब है या कोई गल नहीं, चलेगा एन जी चलेगा। अब 8 पॉइंट, अभी आयशा बता रही थी 8 पॉइंट समथिंग कुछ 8.5 हो गई है। मेरा ख्याल है हमने 11 के बाद लास्ट टाइम जो है लॉकडाउन था, जब कोरोना हुआ था 11 के बाद या 12 के बाद लॉकडाउन, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए थे। मेरा ख्याल है शहरी फिर चाह रहे हैं कि हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ शहरी चाह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे। ये सब क्वेश्चंस आपके सोशल मीडिया पेज पे जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम रोज़ डेली बेसिस पे इस तरह की स्टोरीज हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट देखें फिर नुकसान क्या होगा। जिस तरह का एटीट्यूड हमारा इस वक्त बन गया वह नुकसान क्या होगा, फिर हम चीखें मारेंगे कि जी हमारा कारोबार तबाह हो गया, हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। तो भाई अगर आप नहीं स्मार्ट लॉकडाउन लगवाना चाहते तो फिर आप एहतियात तो करें ना, कम अज़ कम। बूस्टर डोज भी गवर्नमेंट कह रही है जी हम लगा रहे हैं, कुछ शहरियों ने लगा लिया, कुछ शहरियों ने नहीं लगवाई है, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अगर हम बचना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से, हमारे बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह मुतासिर है। यानी कि बच्चों का ये जितना नुकसान हुआ है, मैं आपको बताऊं इससे ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पेरेंट्स का भी नुकसान हुआ है, बच्चों की तालीम कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, पेरेंट्स की जेबें खाली हुई हैं। बट साहब फीस से आपने धड़ल्ले से ली हैं। देखिए मैं बहुत बुरा लगता है कि जब इस तरीके से अना फीस, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगरचे स्कूल बंद है, लेकिन देखिए वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो बाकी स्टाफ है, वो तो उन्होंने हायर किया, वरना उन बेचारों का तो जो है घर, ऑब्वियसली अगर उनको भी घर बिठा देंगे तो वो किस तरह, यानी कि अगर आप उनको सैलरी नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। यानी कि ये एक पहलू ये भी है उसका। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ थोड़ी सी हमें शर्म आ जानी चाहिए, थोड़ी सी एहतियात कर लें तो हम बहुत बुरे वक्त से बच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जहां तनकीद करते हैं महकमों पे, हुकूमतों पे, वहां पर हमारा अपना सबसे ज़्यादा कसूर होता है। सोचें आप कितना
अपनी सोसाइटी के लिए पे कर रहे हैं। दूसरों को तनकीद ना करें, अपने आप को देखें, अपना एहतसाब करें, बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद राइट ट्रैक पे आ जाती हैं। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस जानिए, फिर आपको शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपका प्लान है मोबाइल खरीदने का तो हमारे पास है जी डिफरेंट मोबाइल आज सैमसंग के, जिनके रेट क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सैमसंग गैलेक्सी A12 मोबाइल और प्राइस है 27,500 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A22 मोबाइल 37,999 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी M11 मोबाइल है 24,999 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल 30,500 रुपये। सो मोबाइल के रेट तो आपने जान लिए, सब्जियों के रेट क्या हैं ये हम जान लेते हैं आज के भाव में। तो सब्जियों की कीमतें कल हमने देखा कि कम थी कंपैरेटिवली, जो रेट लिस्ट होती है उसमें भी, और जो लोग आ रहे थे वो भी तसल्ली का इजहार कर रहे थे। हसनैन की तरफ चलते हैं, आज के रेट क्या हैं। ओवर टू यू हसनैन। जी, सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें उनमें मामूली उतार चढ़ाव देखने में आया है और मुतअद्दिद जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इस्तेहकाम भी देखने में आया है। आलू कच्चा नया 3 रुपये कमी के बाद 33 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज दर्जा अव्वल कीमतें मुस्तहकम हैं, 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमतें जो हैं जी 2 रुपये कमी के बाद 41 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन चाइना जो है कीमतों में इस्तेहकाम है, 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। धनिया 2 रुपये इजाफा के बाद 52 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। खीरा की जो कीमत है मुस्तहकम है, 57 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना कीमतें मुस्तहकम है जी, 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मेथी की कीमत में इस्तेहकाम देखने में आया है, 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की जो कीमतें हैं मुस्तहकम हैं, 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी कीमतें मुस्तहकम हैं जी, 37 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह शलजम की जो कीमत है उसमें भी इस्तेहकाम देखने में आया है, 37 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की कीमत में हमें थोड़ा इजाफा देखने में आया है, 6 रुपये इजाफा के बाद 120 रुपये फ़ी किलो में जो सब्ज़ मिर्च दर्जा अव्वल है वो फ़रोख्त हो रही है सब्ज़ी मंडी में। टिंडियाँ की जो कीमत है जी वो 5 रुपये इजाफा के बाद 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। लीमू की जो कीमतें हैं वो मुसलसल मुस्तहकम हैं, 45 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जो मटर है जी उनकी कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आया है और वो 87 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो जो मूली है जी वो 32 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। पालक की कीमत 27 रुपये फ़ी किलो है जी। अदरक चाइना जो है उसकी कीमतें भी मुस्तहकम है, 37 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। साग की जो कीमत है वो 25 से 30 रुपये फ़ी किलो के दौरान में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर करेला की बात की जाए, जो दर्जा अव्वल का करेला है जी वो 140 से 150 के दौरान फ़रोख्त हो रहा है जी। ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया। सब्जियों की कीमतें खासी डिटेल में हसनैन ने हमें बता दी हैं। घर बैठे आपको सब्जियों की कीमतें तो पता चल गई, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। बीफ पर केजी अगर आप जाएंगे 600 रुपये किलो में आपको मिलेगा और बीफ मिन्स आप खरीद सकेंगे 785 रुपये किलो में। मटन आपको मिलेगा पर केजी 1580 रुपये में और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1700 रुपये किलो में। चिकन के रेट, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 179 रुपीज़ में इसका बना हुआ गोश्त 260 रुपये किलो में मार्केट में अवेलेबल। आ जाइए जी, अब एग रेट्स क्या हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक 160 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे और अगर आप जाएंगे होलसेल पे खरीदारी करने के लिए, होलसेल पे आप 2 रुपये बचा सकेंगे। 158 रुपीज़ में 158 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं जी गोरमे पे, तो गोरमे पे 157 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। सो ये थी हमारी रेट लिस्ट जो कि आपके साथ शेयर कर दी। बचत आपकी कैसे होगी, कहाँ कहाँ ऑफ लगी है, बचत बाजार में बताते हैं।
तो सबसे पहला ब्रांड जहां पर आप जाएं तो ऑफ लगी है, केसरिया ब्रांड है, यहां पर जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर है 25% ऑफ, अप टू 25% ऑफ। Warden Shoes next brand, up to 35% off. खादी पर अगर आप जा रहे हैं, नेक्स्ट ब्रांड है जी, अप टू 50% ऑफ। वन पर अगर आप जाएंगे, अप टू 50% ऑफ। शॉपिंग के बाद अगर वीकेंड पे आपका प्लान है मूवी देखने का, तो यूनिवर्सल सिनेमा आप जा सकते हैं, यहाँ पे मूवी लगी है स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं वो लोग जो कि ऑफिस जाते हैं, वो लोग जो कि यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बहुत सारे लोग डे टाइम कोई इवेंट्स हैं, बर्थडे पार्टी है या फिर इसके अलावा अगर कोई शादी की तकरीब है, अब लोग परेशान हो जाते हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, जैकेट पहनी जाए, कोट पहना जाए। अगर आपने कुछ ड्रेसिंग इस तरह से की है कि जिसके ऊपर ना तो आप जैकेट पहन सकते हैं ना कोट पहन सकते हैं, कैसे सर्दी की शिद्दत से बचें। आजकल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में इन हैं और बहुत सारे ऐसे फैंसी और फॉर्मल कोट ब्लेज़र भी मौजूद हैं जो कि आप अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो आपको ये हमारे मेहमान जो हैं बताएंगे कि किस तरह से आप ड्रेसअप हो सकते हैं, आजकल कलर कौन से इन हैं। डे टाइम में अगर आप कहीं जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है, आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है तो वो क्या हो सकती है। हमारे मेहमान तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी जी। निम्रा इलाही ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ अली शेख मौजूद हैं, दोनों फैशन ब्लॉगर हैं। उनसे जान लेते हैं कि जी एक्चुअली अगर आप सर्दी में कहीं जा रहे हैं तो अच्छी ड्रेसिंग क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आप लोग? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। निम्रा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। लड़कियां बहुत कॉन्शियस होती हैं, डे टाइम में अगर कहीं जाना है तो मुझे बताइएगा आप सीज़न के लिहाज से सबसे बेस्ट ड्रेसिंग क्या हो सकती है? देखिए, जब डे टाइम में जाएं तो बहुत सटल लुक होनी चाहिए आउटफिट की। अब मैं भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो यूनिवर्सिटी में डे टाइम में कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत लाइट कलर्स चूज़ करूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, विंटर्स हैं, सटल लुक बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा डेनिम जैकेट्स आजकल बहुत इन है। आपको पता होगा डेनिम जैकेट्स का तो हमेशा से ट्रेंड रहा है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो डेनिम जैकेट्स, डेनिम जीन्स के साथ बहुत चलती है। इसके अलावा ओवरकोट्स, बैगी कोट्स बहुत चल रहे हैं आजकल। बहुत एस्थेटिक लुक आजकल बहुत इन हुई है यूथ के अंदर। वो चाहते हैं कि हम बहुत एस्थेटिक लगें, बहुत सटल लुक उनको चाहिए होती है, जैसे कि लाइट कलर्स, जिस तरह कि ऑफ वाइट हो जाए, जिस तरह कि वाइट हो जाए, ब्लैक भी बहुत इन है आजकल। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ तो मैं बहुत लाइट कलर्स चूज़ करूँ। अच्छा, जैकेट्स, ब्लेजर, इसके अलावा कोट्स, ओवर कोट्स बहुत चल रहे हैं, बैगी कोट्स बहुत चल रहे हैं आजकल। लड़कियाँ चाहती हैं कि बैगी लुक आए, थोड़ा सा कूल लुक आए। अच्छा, आप अली शेख बताइएगा, लड़कों में क्या चीज़ें आजकल हैं? लड़कों के लिए ज़रूरी है कि वो बार बार चेंज नहीं कर सकते। हमने ऑफिस भी जाना होता है, उसके बाद जिम वगैरह और काम होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता कि मतलब फिर जाएं घर चेंज करें। तो आजकल जो लड़कों के लिए बेस्ट है, अगर वो फ्रेंच वेलवेट जो होती है उनकी जैकेट, जैसे मैंने भी वेयर की हुई है ये, अगर आप ये ड्रेस शर्ट के साथ करें तो तब भी ओके है, अगर आप इसके नीचे टी शर्ट करें तब भी ओके है। आपको दोबारा चेंज नहीं करने पड़ेगी। और आपको अगर आप लेदर लेते हैं या डेनिम जैकेट लेते हैं तो आपको वो ऑफिस में वगैरह में नहीं सूट होगी, बिल्कुल भी बहुत कैजुअल हो जाएगा अगर आप ऑफिस वगैरह में वो यूज़ करेंगे डेनिम वगैरह। तो मोस्टली आजकल ये फ्रेंच जो वेलवेट है, अगर आप ये पहनते हैं तो ज़रा आपको लग्जरी फील भी देता है और आप ऑफिस भी पहन सकते हैं, जिम वगैरह हर जगह आप वेयर कर सकते हैं इजीली।
सही। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने सिर्फ ड्रेसिंग में क्या अपने कपड़ों को ही फोकस करना है या बाकी चीज़ें भी आपके लुक को इन्हांस करती हैं? बिल्कुल, मेकअप, लड़के मेकअप के बगैर नहीं रहती ऑब्वियसली। इसके अलावा ज्वेलरी बहुत इन्हांस करती है आपके आउटफिट को। अगर आपने बहुत लाइट आउटफिट पहना है तो उसके साथ कोशिश करें कि वॉचेस, आपके पेंडेंट्स, आपकी इयररिंग्स बहुत मैच करनी चाहिए उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी और मेकअप जो है वो बहुत। एंड व्हाट अबाउट लड़कियां तो बहुत कॉन्शियस होती हैं, आपके शूज़ मैचिंग होने चाहिए, आपके बैग मैचिंग होने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शूज़ एंड बैग्स, आजकल जो बैग्स हैं और शूज़ हैं वो, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है, बहुत बूट्स बहुत चल रहे हैं आजकल, बहुत इन है, ब्लैक बूट्स बहुत इन है। जहाँ भी आप देखेंगे ब्रांड्स में विंटर्स में बूट कलेक्शन बहुत इन होती है। तो लड़कियाँ यही चाहती हैं कि वो बूट्स पहने और मतलब लॉन्ग शूज़ बहुत चल रहे हैं आजकल। अच्छा मुझे अली ये बताइएगा कि आपने ऑफिसेस जो लोग जा रहे हैं, कलर्स बड़े मैटर करते हैं कि आपके लुक को अच्छा दिखाने के लिए कौन कौन से कलर आप प्रेफर करते हैं कि जो आप सजेस्ट भी करना चाहें? अगर कोट आप पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, तो कलर्स कौन से होने चाहिए डे टाइमिंग में? डे टाइम में मोस्ट, अगर विंटर्स है तो आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ब्लैक, नेवी ब्लू, मतलब ये कलर्स अगर आपने सारे दिन वेयर करने हैं तो आपके मतलब कहीं भी जाना है तो गंदे भी नहीं होंगे, आप कहीं भी मतलब जा सकते हैं। अगर आप लाइट कलर यूज़ करेंगे और आपने अगर सारा डे वही मतलब उसके अंदर वर्किंग वगैरह करनी है तो ज़रा आपके गंदे भी हो जाते हैं और डल हो जाते हैं ज़रा कलर। ब्लैक में होता है, डार्क कलर्स में होता है, आप ज़रा आपके फेस पे ग्लो रहता है क्योंकि आपके कपड़े जो डार्क होते हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोट जैकेट अगर आज आप खरीदने जाएं तो हमारी सोसाइटी में एक सेगमेंट ऐसा भी है जो कि ऐसी जगह से शॉपिंग करता है जहाँ पर अच्छी ब्रांडेड चीज़ें भी मिल जाए, कम कीमत में मिल जाए। लिंडा बाज़ार का मैं जिक्र करी, वहाँ से हमारे एक रिपोर्टर हैं और वो लोगों के तासुरात बता रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उस्मान से जानते हैं जी कि लोग किस तरह से सर्दी से बचने के लिए अच्छी और मेयारी चीज़ें कम कीमत में ख़रीदते हैं। वैसे अभी मेरी ब्रेक में बात हो रही थी और हमारे कुछ गेस्ट हमें बता रहे थे कि जी सस्ती चीज़ें वहाँ से भी नहीं मिलती हैं। रिपोर्टर्स जो जाके वहाँ पे देख कर आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पर भी सस्ती चीज़ें नहीं हैं, यानी आप लंडे से भी अगर चीज़ें खरीदने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। भी हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कुछ टिप्स आपको दी हैं जी। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में अपडेट आपको करेंगे जी मोटरवे की सिचुएशन से। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पता चल जाए जी मोटरवे कब खुलेगी, क्योंकि एक लंबा गैप आ जाता है, धुंध की वजह से मोटरवे को बंद किया जाता है। कितने घंटों बाद मोटरवे को खोला तो गया है, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है मुकम्मल तौर पे क्योंकि ओपन नहीं किया गया। वहाँ पर फ़ाहद भट्टी मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। फ़ाहद बताइएगा कितने घंटे मोटरवे को बंद रखा गया? अभी भी ये बताया जा रहा है कि जुज़वी तौर पर खोला गया है, मुकम्मल तौर पर मोटरवे को जो है वो ओपन नहीं किया गया। अपडेट्स क्या हैं बताइएगा हमारे शहरियों को। जी मोटरवे को M2 मोटरवे को बाबू साबू से ठोकर न्याज़बेग तक कॉन्वे की सूरत में खोला गया है 14 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद। गुज़िश्ता रात मोटरवे को M2 मोटरवे को तकरीबन 9:30 बजे बंद किया गया था शदीद धुंध होने की वजह से। तो मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से ये हिदायत की गई शहरियों को कि शदीद धुंध के मौसम में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ किया जाए और ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। जो मोटरवे अगर बंद है और शहरी मोटरवे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कॉन्वे की सूरत में भी खोला जाता है ठोकर से बाबू साबू तक या बाबू साबू से ठोकर न्याज़बेग तक, तो शहरी उसमें तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं, जिसमें शहरियों को ये हिदायत जारी की गई है कि तेज़ रफ्तारी से परहेज़ किया जाए। अगर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद है तो शहरी GT रोड पर सफ़र करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, मगर GT रोड पर भी कई ऐसे खुले इलाके जहां पर धुंध ज़्यादा है वहां पर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ, फोग लाइट्स का ख़ास तौर पर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। जो मोटरवे इंतज़ामिया है उनकी जानिब से M2 मोटरवे को कॉन्वे की सूरत में बाबू साबू से ठोकर तक खोला गया है, जबकि सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। फ़ाहद वीकेंड पे हम देखते हैं नॉर्मली लोग ज़्यादा जाते हैं, कुछ लोग अपने शहरों की तरफ वापस आते हैं, कुछ यहाँ से दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं। मुझे ये बताइएगा वीकेंड पे क्या ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है? कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है मोटरवे हुकाम की जानिब से, कुछ लोगों की रहनुमाई के लिए हिदायत जारी की जाती है, और अभी जब मोटरवे को ओपन करना शुरू करते हैं एकदम से रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग होती है?
जी देखिए, मोटरवे के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इजाफी नफरी तैनात की जाती है, ट्रैफिक वार्डन्स की, जो शहरियों को आगाही देते हैं कि एक तो रोड ब्लॉकेज ना हो और दूसरा अगर सफ़र करना ज़रूरी है तो जीटी रोड का रास्ता अपनाया जाए। अगर मोटरवे पर सफ़र करने के लिए ही शहरी इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वो फिर तेज़ी से गुजरते हैं, क्योंकि वीकेंड्स है, किसी ने अपने घर वापस जाना है, किसी ने वापस अपने शहर आना है, तो उसके लिए मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से पहले से इस चीज़ से मुतालिक आगाही दी जाती है। एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से 130, जिस पर शहरी कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि रास्ता खुला है, मोटरवे खुली है या नहीं खुली ट्रैफिक के लिए, या धुंध की क्या सूरत हाल है मोटरवे पर। तो उसी के लिए 130 हेल्पलाइन पर कॉल करके मोटरवे इंतज़ामिया से शहरी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। और बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तैयारी की जाती है कि मोटरवे पर सफ़र करने के लिए तेज़ रफ्तारी से परहेज़ किया जाए, क्योंकि शहरी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं मोटरवे खुलने का, और जब मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है तो फिर तेज़ी से सफ़र करते हैं। तो उसके लिए ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाना ज़रूरी है, और बार ये हिदायत की जाती है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से कि तेज़ रफ्तारी की वजह से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं, कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं, तो तेज़ रफ्तारी ना की जाए। फाहद मेरी बात सुने, मुझे ये बताइएगा, कुछ SOPs, कुछ प्रोटोकॉल हैं मोटरवे पर सफर करने के लिए, खास तौर पर धुंध का अगर मौसम में बहुत ज्यादा धुंध है तो मोटरवे पुलिस ने जो SOPs फॉलो शहरियों के लिए जरूरी है कि अगर आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं, धुंध के बाद अगर मोटरवे को खोल भी दिया गया है, सीट बेल्ट से लेके फॉग लाइट से लेके, एक बता दीजिएगा क्या क्या प्रोटोकॉल है सफर करने का मोटरवे पे जो आपको फॉलो करना है? जी देखिए, मोटरवे को अगर धुंध की वजह से बंद किया जाता है और हद निगाह बेहतर होने पर अगर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है तो SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है मोटरवे पर सफ़र करने के लिए। जैसे मेन चीज़ें हैं कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है मोटरवे पर। उसके अलावा अगर धुंध में सफ़र कर रहे हैं तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, और साथ ही साथ तेज़ रफ्तारी से ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि धुंध के मौसम में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। आम रूटीन से हटकर अगर आप धुंध के मौसम में सफ़र कर रहे हैं तो आम रूटीन से हटकर आगे वाली गाड़ी से फासला आपकी गाड़ी का ज़्यादा होना चाहिए। लेन लाइन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है मोटरवे पर, क्योंकि जो सबसे नीचे वाली लेन है वो भारी भरकम जो गाड़ियां हैं, जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए रखी जाती है। जो बिल्कुल ऊपर वाली लेन है वहाँ पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ ओवरटेक करने की हैं, और दरमियान वाली लेन में शहरियों को ये हिदायत दी जाती है कि दरमियान और अगर आप मोटरवे पर इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको फाइन भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है जी फाहद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जी मोटरवे को 14 घंटे बाद खोला गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुई, इसीलिए अगर आपने सफ़र करना है मोटरवे पर तो 130 हेल्पलाइन है। अपना सफ़र शुरू करने से पहले आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स मालूम कर सकते हैं ताकि आपको सफ़र करने में भी मुश्किल ना हो। ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, नौजवान तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पॉजिटिव यूज़ की हम हमेशा से बातें करते हैं जिसका आपको भी फ़ायदा हो। अगर आप घर में बैठ के टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ अच्छा कर लें जिससे आपकी अर्निंग भी बेहतर हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं जिनके बारे में शायद आपको पता भी है तो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे आज एक हिस्सा इसका छेड़ें और आपको बताएं कि आप किस तरह से घर बैठ के कुछ अच्छा कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। आफी सियाल ने हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ ताबिया अब्बास मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये हिस्सा रह रही हैं और साथ अभी अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से घर बैठकर आसानी से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम राबिया अब्बास से शुरू कर लेते हैं। राबिया बताइएगा, सभी लोग घर बैठ के कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें भी लोगों को पता है लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। एक्चुअली आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, ये प्रोग्राम है क्या? नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ के कोलैबोरेशन से स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग का आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया। इसके बारे में एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि ये उन इंडस्ट्रीज़ में से है जो इस वक्त रैपिडली ग्रोइंग है, सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की पजीर इंडस्ट्री है, क्योंकि फ्रीलांसिंग करने के लिए ना कोई सरमाया दरकार है, ना आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना है। ऑल यू नीड इज़ टू हैव अ स्किल, और उस स्किल को आपने ऑनलाइन दुनिया में जाके बेचना है, घर बैठ के इन योर कंफर्ट जोन। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। बहुत ज़बरदस्त। और इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, टाइम नहीं निकालना पड़ता,
अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, इसके लिए वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्लानिंग चाहिए। वो प्लानिंग क्या है, क्या प्लानिंग है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं होती, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके सेल कर सकते हैं। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, डिजिटल में कोई भी उसमें स्किल हो सकती है, वो वीडियो एडिटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कुछ भी हो सकती है। इसी तरह हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था वेब, हम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन अब हम फ्रीलांसिंग करते नहीं हैं, हम अब बच्चों को सिखाते हैं। सही। हम 14-15 साल से पहले करते आ रहे थे, लेकिन एक टाइम पे हमने एक बच्ची के अच्छा, अब जिस तरह से ये सोशल मीडिया इतना फास्ट होता जा रहा है ना, आपको इस दौड़ के लिए कुछ नया करने की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप नया नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे, कोई आपको फॉलो भी नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। किस तरह कुछ नया निकालें? नया निकालने के लिए ये है कि आप अपने आप को पहले इतना अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं। पहले अपने आप से कनेक्ट करें। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे आप कुछ नया कर ही नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने और फिर कुछ नया करने, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा राबिया, फेक चीज़ें बहुत होती हैं सोशल मीडिया पे, आपने उससे भी बचना है, आपने अपने बिजनेस को भी ग्रो करना है। कुछ आइडिया ऐसा दीजिए हमारे नौजवानों को कि आप पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से काम कर सके, आपकी अर्निंग भी, क्योंकि आजकल के नौजवान इतने वो जल्दबाज है ना कि यहाँ से कुछ किया वहाँ से उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे। नौजवान ये चाहते हैं कि हम क्लिक करें और हमारे बैंक में पैसे आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन अर्निंग के साथ दो चीज़ें मंसूब है। एक तो जैसे आप ऑनलाइन अर्निंग का सुनते हैं, स्कैम या फ्रॉड जहन में आता है कि अब कोई फ्रॉड होने वाला, तैयार रहे या हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो सिर्फ 3 ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लेजिट पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका वही इन्वेस्टमेंट वाला जिसमें आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग एटसेट्रा। अगर नहीं है इन्वेस्टमेंट, आप कंटेंट सेल करें, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। आपको पता है बहुत से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट के लिए पे कर रहा है। लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला है कि जब तक आपका कंटेंट वायरल नहीं होता, अर्निंग शुरू नहीं होती। और कंटेंट वायरल करने के लिए अच्छा इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार इस कौम के पास पहले ही नहीं है। तो स्किल वो चीज़ है जो आपको ये कॉन्फिडेंस देती है, आप में एबिलिटी पैदा करती है कि आप खुद को स्कैम से बचा सके। जो शख्स कॉम्पिटेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। फ्रॉड का हिस्सा वही बनेगा जो इनकम्पिटेंट है। सो स्किल ब्रिंग्स यू द कॉम्पिटेंसी टू कम्पीट इन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये स्किल्स कहाँ से आएंगी ये बता दें। देखिए, ये स्किल सीखने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इट्स नॉट योर एजुकेशन के रट्टा मार के डिग्री मिल जाएगी। आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए पैशन दरकार होता है। यूट्यूब से सीखें, किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके सीख लें, गवर्नमेंट सिखा रही है, आप किसी प्राइवेट इदारे से सीख लें। सीखना हो रास्ते बहुत है। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप क्या सीखना चाहते हैं, कितने पैशनेट हैं। You will get a lot of things. एज मैटर करती है इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं। जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स 60+ भी हैं। अच्छा। और हाउस वाइफ भी हैं, सिंगल पेरेंट्स, कोई भी इसमें सीख सकता है। स्किल तो आप किसी भी एज में सीख सकते हो, और मैं कहती हूँ उन लोगों को ज़्यादा सीखनी चाहिए जो अपनी स्टडी, अपनी जॉब से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और घर बैठे हैं। एटलीस्ट वो अपना आप कुछ कर सकते हैं, घर बैठ के अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो उसमें एज बिल्कुल भी मैटर नहीं। राबिया, आइडियाज़ कुछ अगर आप देना चाहें, ख़वातीन जो घर बैठी हैं फ्री टाइम में कुछ ऐसा करें कि अच्छा उनकी अर्निंग हो जाए, कुछ नए आइडियाज़ जो आपके जहन में? देखिए, रंग आप सबको दिखते हैं, शेप्स हर जगह नज़र आती हैं। इन्हीं रंगों और शेप से पैसे कमाए जाते हैं। उसको हम कहते हैं क्रिएटिव डिज़ाइन, कमर्शियल डिज़ाइन भी कहा जाता है। कौन सा रंग किसके साथ खूबसूरत लगेगा, किस शेप में क्या कलर होना चाहिए, फ़ॉन्ट कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों से मिलकर ग्राफिक डिज़ाइन बनता है। ग्राफिक डिज़ाइन इस वक्त दुनिया की वो आप कह लो कि स्किल सेट है जो सबसे ज़्यादा जिसकी मांग है। अब आप एक स्टूडियो में हैं, आपको पता है चैनल पर कितना ग्राफिक्स का काम है। प्रोडक्शन में 70% काम ग्राफिक्स का होता है, चाहे प्री हो या पोस्ट। वो जब तक आपकी स्क्रीन खूबसूरत नहीं नजर आ रही। बिल्कुल ऐसे, दैट इज़ ट्रू। अभी ये हमारी लोकल मार्केट है, यहाँ पैसों में कमा रहे हैं लोग। आप पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में कमा सकते हैं। जिस चीज के यहाँ पे आप 100 रुपए चार्ज करते हैं, आप फॉरेन कंट्रीज से $100 चार्ज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर है इसमें? आप काम कर रहे हैं, अपना काम भेज रहे हैं, क्या क्या ऑब्वियसली अब जब हम लोगों को बता रहे हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपके काम के लिए, तो इसमें रिस्क क्या है ताकि वो लोग उसको भी देखेंगे। हमने इसको सबसे पहले सामने रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री में रिस्क सिर्फ उनके लिए जिनके पास स्किल नहीं है। जो कॉम्पिटेंट है, वंस अगेन आपकी प्रोफाइल्स वेरीफाइड होती हैं। जहाँ पे भी आप काम करते हैं ना, पहले क्लाइंट से पेमेंट ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आपने मुझसे कि लोगो डिज़ाइन करवाना है, आप वेबसाइट को पे करेंगी तो मैं काम शुरू करूँगी। वेबसाइट गारंटी लेती है कि जैसे काम मुकम्मल होगा वो पैसे मुझे मिल जाएंगे।
तो रिस्क सिर्फ उसके लिए, अगर मुझे काम नहीं करना आता, मैं काम डिलीवर नहीं कर पाऊंगी एट अ सेट टाइम, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल। तो अगेन जो इनकम्पिटेंट है उसके लिए रिस्क है, कम्पिटेंसी के लिए आपको स्किल पे मेहनत करनी होती है और ये मेहनत अपनी मर्जी अच्छा, से मुझे करते बताएं, हैं। स्टूडेंट्स अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं तो क्या हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पर हम जाके ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत है, हम खुद भी सिखा रहे हैं। हमारा खुद का भी यही काम है कि हम बच्चों को फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। एटलीस्ट हम पहले स्किल सिखाते हैं, जिनके पास स्किल नहीं होती उनको पहले स्किल सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, डिफरेंट डिजिटल स्किल सिखाते हैं। उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, उनकी प्रोफाइल्स बनवाते हैं। उसके बाद फिर एवेल्यूएशन होती है, 3 मंथ पीरियड होता है, कोचिंग पीरियड, जिसमें हम खुद मॉनिटर करते हैं हर चीज़। उनके साथ इवन हम बैठ के रात को 3 बजे उठ के बिडिंग भी करते हैं और बिडिंग करने से फिर उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, लेकिन बेसिकली उन प्लेटफॉर्म्स में मैं ये कहूँगी कि उन लोगों को सिखाने के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली भी बताना चाहिए। वो सिखा देते हैं, बच्चों को स्किल आ जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता हमने फ्रीलांसिंग करनी कैसे है। तो एटलीस्ट इस पे फोकस करना चाहिए कि अगर उनके पास स्किल है तो उनको ये रास्ता ज़रूर दिखाया जाए कि फ्रीलांसिंग करते कैसे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, तो वो चीज़ें बतानी चाहिए। अच्छा राबिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आफी ने बताया कि बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रही हैं तो ये आपको पता होना ज़रूरी है? देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए स्किल आपने किसी प्लेटफॉर्म पे सेल करनी है, रेडी तो लगानी नहीं है, ना कोई ढाबा खोलना है स्किल का कि डिज़ाइन खरीद लो, डेवलपमेंट खरीद लो। आप किसी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाएंगे। हर वेबसाइट का एक अपना एल्गोरिदम होता है कि वेबसाइट कैसे ऑपरेट करती है। तो अगर आपको उस एल्गोरिदम का नहीं पता, वेबसाइट के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, फेसबुक समझ के यूज कर रहे हैं, पापा की प्रिंसेस, पापा का लाडला अकाउंट बना रहे हैं, तो फिर तो आपको काम नहीं मिलेगा ना, आपके लिए प्रॉब्लम होगी और इन द एंड हमारे मुल्क का नाम खराब होगा। ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं जो क्रेडिबल नहीं है, जिन्हें काम नहीं करना आता। तो हर मार्केट प्लेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या एल्गोरिदम है, अगर आप उसको देखते हुए अकाउंट्स बनाते हैं, विद इन डेज आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, अर्निंग आपकी एकदम से हैवी शुरू हो जाती है कि आपको खुद थोड़ा सेटबैक ऐसे रखना चाहिए कि आप थोड़ा सा काम शुरू करें और आगे जाके, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा बड़ा लोग कमा रहे हैं तो मैं भी एकदम से बस ज़्यादा पैसे कह दूँ। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि आपने काम खुद करना, कोई गाइड नहीं करेगा, ना आपने किसी की हिदायत पे अमल करना है, अपना काम अपनी मर्जी से अपने तरीके के मुताबिक करना है। कुछ लोग होते हैं जो दिनों में हज़ारों डॉलर्स कमा लेते हैं बिकॉज़ वो उनको पता है कि हमने काम कैसे करना, उनके पास स्किल है, वो मेहनती हैं। जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, आपको किसने नहीं कहना काम करो, आपका दिल करेगा तो आप काम करेंगे, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, आप पे डिपेंड करता है। तो कई ऐसे स्टोरीज होती हैं कि 2 दिन में $500 का ऑर्डर मिल गया, $1000 का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, और कई ऐसे होते हैं महीना महीना रो रहे होते हैं कि सिर्फ $20 का काम किया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती ना। प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी जो सीखना चाहते हैं। स्टूडेंट जो सिर्फ बहुत ही छोटे हैं वही स्टूडेंट होते हैं, हर एज का स्टूडेंट हो सकता है। तो बस फोकस करें कि आप लोगों ने करना क्या है, उसमें प्रैक्टिस करें। और अगर आजकल जो कि आपको पता है कि जॉब का कोई सीन नज़र नहीं आता, तो इससे बेहतर है जॉब भी करें। मैं ये नहीं कहती कि जॉब को बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन जॉब करें, उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी शुरू करें ताकि आपकी एक इनकम भी और अर्निंग भी आपकी आ सके और आप अपने घर को सपोर्ट कर सकें। तो इस चीज़ पे भी फोकस करें आप सब लोग। सही। राबिया, आप क्या कहना चाहेंगी देखने वाले? मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान जो चीज़ पूरे दिल से करता है ना, उसमें पैसा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। अपने पैशन पे काम करें, अगर नहीं है तो तलाश करें। जो शख्स अपने पैशन के लिए काम करेगा, पैसा उसके पीछे भागेगा। आपको गोल सेट करना पड़ता है पहले और फिर उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने सजेशन, फीडबैक, कोई टॉपिक आप ऐसा चाह रहे हैं या फिर आप में कोई टैलेंट है, तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।